हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ करेंगे और एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7th की हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इसमें पहले 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7 चैप्टर अगर आप करना चाहते हो तो आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, तो वहाँ से जाके आप ये सातों चैप्टर पढ़ सकते हो। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, ठीक है, क्लास 7th का चैप्टर 8। और इस अध्याय 8 में चैप्टर 8 में इसका नाम है मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्ट एंड उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इंग्लिश में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 7। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप एक पिक्चर, अलग अलग तरीके के लोग दिखाई देंगे यहाँ पर। तो रेणुका बहुत उत्साहित थी। जैसे कि एनसीईआरटी है तो पहले इजी चीज़ों से, यानी बातों बातों में ही बच्चों को समझाया जाता है एनसीईआरटी में। तो रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। वन्य जीव यानी जो वन में रहने वाले जीव है ना, उनकी फ़ोटो खींचते थे। तो बहुत यात्राएं करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ और भूस्थल और वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें, जैसे एक पिक्चर आपके सामने भी है, तो इस प्रकार की तस्वीरें जब रेणुका के सामने आती थी तो वो बहुत आकर्षित हो जाती थी कि अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते थे, अलग अलग चीज़ें होती थी। तो रेणुका, इन तस्वीरों से तुम विश्व के विभिन्न लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म और नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा कि ये जो व्यक्ति है अलग अलग तरीके के, ये मुझसे कितना अलग दिखते हैं। उसके चाचा कहते हैं कि देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान हैं। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं और तुम्हारी ही तरह झगड़ा करते हैं और फिर समझौता भी कर लेते हैं। उसके अलावा गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू काम में परिवार की हेल्प करते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं, जीवन की शुरुआत से ही नेचर की देखभाल करना सीख जाते हैं। मछली पकड़ना और वनों से सामग्री यानी फल, फूल, पत्ते, ऐसी कंदमूल, इनको इकट्ठा करना भी सीख जाते हैं जल्दी ही। ठीक है, ये सारे उसके चाचा समझा रहे हैं रेणुका को कि कैसे कैसे बेशक वो देखने में हमसे अलग हो पर एक्टिविटीज सारी सेम ही रहती हैं। तो यहाँ पर आगे समझाते समझाते अमेजन बेसिन में जीवन, तो यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है और ये है भाई आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा, ये है आपका अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी चौड़ाई में नंबर 1 पर है। चौड़ाई में नंबर 1 पर है अमेजन नदी, और भाई लंबाई में आपके नंबर 2 पर है। ठीक है, 2 पर है अमेजन नदी। बाकी इसमें आप पढ़ोगे अमेजन नदी के बारे में। तो ये अमेजन बेसिन यही एरिया है इस नदी के आसपास का। कहते हैं जब बारिश के दिनों में बारिश होती है तब ये नदी 190 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक और भी अधिक चौड़ी हो जाती है। पानी की मात्रा ज़्यादा आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी ट्रॉपिकल एरियाज कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। बिल्कुल राइट। ऊपर आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा, और इन दोनों के बीच में है हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो अमेजन नदी देखो, अगर आप देखोगे ना तो भाई अमेजन नदी आपकी देखो ये 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में ही तो है। तो इसी पार्ट को कहते हैं अमेजन वन। पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। देखो यहाँ से निकलती है ये अमेजन नदी और इधर पूर्व की ओर यहाँ पर आपका पड़ता है अंध महासागर।
अंध महासागर, जिसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, तो इसमें गिर जाती हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो वो नदी का मुहाना कहलाता है। तो ये नदी अमेजन नदी यहाँ से बहती हुई और यहाँ पर आकर कहाँ पर गिर जाती है, अंध महासागर में गिर जाती है, इस वाले एरिया में। तो इसे कहते हैं मुहाना, नदी का मुहाना। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, तो यहाँ पर आपका पड़ता है ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, ये आपका पेरू पड़ गया भाई, ठीक है, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, ये हमारा बोलीविया है, बोलीविया, इक्वेडोर, ये इक्वेडोर आ गया, कोलंबिया, ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला, ठीक है, ये छोटा सा देश सूरीनाम, ये फ्रेंच गुयाना और ये भी गुयाना। तो इन सब के छोटे छोटे भागों से होकर बहती है अमेजन नदी। क्या आप इस बेसन में उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा देखो आपके, एक तो इक्वेडोर से गुजरती है भूमध्य रेखा, और दूसरी आपका कोलंबिया आ जाता है थोड़ा सा, और तीसरा आ जाता है भाई ब्राज़ील। तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन तीनों से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस भी दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने यानी रिसर्चर ने इस नदी की खोज की, तो किसने खोज की थी भाई? स्पेन के जो खोजकर्ता थे उन्होंने आपकी अमेजन नदी की खोज की। तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर कुछ आदिवासी भी रहते थे जो घास की तो स्कर्ट पहने हुए थे और सिर पर हेड गियर यानी सुरक्षा कवच पहने हुए थे। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दी थी, तो इसीलिए इसका नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ क्या होती है? सहायक नदियाँ वह छोटी नदी होती है, सहायक नदी, जो किसी मेन रिवर में गिरती है। जैसे भाई अमेजन नदी बह रही है, अभी इसमें कोई छोटी सी रिवर आसपास से आकर मिल गई, तो अमेजन तो मुख्य नदी है, अब उसमें मिली कौन सी दूसरी छोटी नदी, तो वो होगी उसकी सहायक नदी। तो मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है उसका बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र के पानी को अपने साथ बहा ले जाएगी उसको कहेंगे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, क्योंकि 100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, बहुत अधिक चौड़ी है, तो इसलिए सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन बेसिन। देखो एक जीके का क्वेश्चन आ गया आपके लिए अच्छा सा। नेक्स्ट आता है जलवायु। तो जलवायु, जैसा कि आप जानते हो कि अमेजन बेसिन आपका भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, 0 डिग्री 10 से ऊपर, 0 डिग्री 10 डिग्री से नीचे। तो पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, उमस वाला मौसम होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी बारिश प्रतिदिन होगी, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च रहेगा और आर्द्रता भी अति उच्च होती है। रात के समय टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। समझ रहे हो? तो आपको सबको पता है भूमध्य रेखीय जलवायु ऐसी ही होती है कि हर दोपहर के बाद वहाँ वर्षा होनी लाजमी होती है। ज़्यादा हवाएं गर्म हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर बादल बना के वर्षा करने लग जाती है। तो 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं भूमध्य रेखीय वर्षा को। तो भूमध्य रेखा एरिया में जो वर्षा होती है ना, उसे 4 बजे वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है वर्षावन। वर्षावन, तो इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं यानी गहरे होते हैं कि पत्तियों की शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, यानी आपके जो वर्षा वन वाला इलाका होता है ना, यहाँ पर इतने घने पेड़ होते हैं, इतने गहरे पेड़ होते हैं। एक तो सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुँचेगी, हैं, और सूर्य की रोशनी अगर धरातल तक नहीं पहुँचेगी तो कीचड़ जैसी ज़मीन हो जाती है इन एरियाज़ में,
और यहाँ पर आपके जो प्राणी हैं, वन्य जीव प्राणी, वो भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं इन एरिया। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, प्राणियों की संख्या बहुत अधिक होती है यहाँ पे। टुकुन, गुंजन, पक्षी, रंगीन, पक्षपात, यानी अलग अलग वैरायटी के पशु पक्षी इस एरिया में देखे जाते हैं दुनिया भर के। बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले नॉर्मल पक्षियों से अलग होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप, श्रीसर्प, विभिन्न प्रजातियाँ, यानी सांपों की भी अलग अलग प्रजातियाँ इस प्रकार के वर्षावनों में देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे एक पक्षी भी दिया हुआ है टूकन, और यहाँ पे ये टैपिर, तो अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा जो सबसे बड़ा सांप होता है, बोआ, ये सारी की सारी प्रजातियाँ आपके अमेजन वनों में भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन वनों में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, तो पेड़ भी अलग अलग, और अलग अलग वृक्षों की प्रजातियां भी अलग अलग, पक्षियों की प्रजातियां भी अलग अलग, पशुओं की प्रजातियां भी, तो सब कुछ यहाँ पर वन्य प्राणी अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं। यहाँ पे अब बॉक्सेस भी हैं, बॉक्सेस को देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीलायड है, ये एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, बोर्मीलायड, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बोर्मीलायड ये पौधा है, इसको याद रखना। तो ये तो कुछ है नहीं हमारे काम का, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वर्षा वन के निवासियों के बारे में है। अब आगे कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या जीते हैं। तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वनों के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं यहाँ की जो लेडीज़ हैं, यहाँ की लेडीज़ फसलों का ध्यान रखती हैं। टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। मछली और शिकार करना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो कर्तन और दहन कृषि पद्धति यूज़ की जाती है, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, यानी काटो और जलाओ कृषि। ठीक है, वनों को साफ करो, काटो, और पेड़ जो वो फूल पत्तियाँ उनको जला दो और उसके बाद कृषि करो, तो ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। क्या है? मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। कसावा भी कहते हैं, आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है ये। चींटियों का रानी और अंडकोश भी खाते हैं। ये जो चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका क्या है? ये बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं और इनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, यानी खड़े ढलान वाली, जो बारिश का पानी इजी से नीचे बहकर चला जाए, तो इस प्रकार के अपार्टमेंट होते हैं जिन्हें मलोका कहते हैं। ये तो रही घर की बात। वे कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे घरों में रहते हैं, कुछ आपके बड़े बड़े अपार्टमेंट जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, मलोका कहते हैं, इनमें रहते हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। अगर वन के अंदर जाना है तो नदी मार्ग ही अपनाया जाता था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर एक नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि दुर्गम स्थान है इतने गहरे वनों में, तो इन्हीं से ही नज़र रखी जाती हैं। तो विकास की डेवलपमेंट तो हो ही रहा है भाई। तो विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट भी हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के जो वर्षावन है उनका बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। एक तो वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन आपके बंजर भूमि में
बदल जाते हैं। ठीक है, तो वनों का कर्मिक विनाश। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे अच्छा चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ पे इतने एरिया में वन थे, फिर उसके बाद इतना एरिया खाली हो गया, यहाँ पर मनुष्य ने अपनी एक्टिविटी की, फिर इतने ही वन बच गए केवल, और इतने एरिया में मनुष्य ने अपनी एक्टिविटी की। तो ये क्या है, ये वनों का विनाश है। तो वन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और बचाना भी बहुत ज़रूरी है भाई। नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, आप सबको पता है अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र गंगा में उसमें भारत में प्रवेश करती हैं, अरुणाचल प्रदेश से, और गंगा तो भारत में ही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यानी सब ट्रॉपिकल एरिया में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश तक ये स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी इसमें बहती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढो। जैसे भाई आपकी सुबरी, एक आदि के मैं बता देती हूँ, जैसे सुबरी नदी, दिहांग नदी, धनसिरी नदी, दिबांग नदी, तो ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाई देती हूँ बेसिन का चित्र, तभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी पैदा तो यहाँ से होती हैं और फिर इधर से ऐसे बहती हुई भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती हैं और यहाँ से बहती हुई सीधा असम, अरुणाचल प्रदेश असम से बहती हुई फिर बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों डेल्टा बनाती हैं। गंगा हमारी उत्तराखंड में आपके यहाँ से बहती हैं और बहती हुई ऐसे, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में आपके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है गंगा और दोनों डेल्टा बनाती हैं। तो ये है आपका गंगा का बेसिन और ये है आपका ब्रह्मपुत्र का बेसिन। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई, तो आपके गंगा का बेसिन और ब्रह्मपुत्र का बेसिन, तो ये वाला बेसिन वाला एरिया आ जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का, और इसी के बारे में, इसी की खासियत हम पढ़ रहे हैं। तो इस बेसिन की कई विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक इसमें चाप झील भी पाई जाती हैं, यानी चाप झील जब आपकी रिवर पर्वतों से ऐसे मियांडर में बहती हैं तो यहाँ पर कई बार रिवर सीधी बहने लग जाती है और ये वाला एरिया एक झील के रूप में बच जाता है, इसे ही कहते हैं चाप झील। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, आप सबको पता है भारत में मानसूनी जलवायु है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच यहाँ वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में यहाँ ठंड होती है। भारत का आप मानचित्र देख सकते हो, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित हैं। तो भाई बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड में पड़ता है, यूपी पड़ता है, बिहार पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो ये सारे राज्य पड़ते हैं। इसके अलावा जो बेसिन एरिया है भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का, इसमें विभिन्न प्रकार की सतला करती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। त्रव ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, यानी बिल्कुल खड़े ढाल वाले पर्वतों पर हम बस नहीं सकते। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी एरिया है ना, वही सबसे बेस्ट माना जाता है रहने के लिए। और जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो ये भी आपका मैदानी एरिया में ही सबसे ज़्यादा है। और मैदानों की मिट्टी भी उपजाऊ है, फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात करें, एग्रीकल्चर है, लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं। धान मुख्य फसल है यहाँ की। धान की खेती करने के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है और उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। मैदानी इलाकों में कुछ केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में और असम में चाय के बागान, आप सबको पता है असम में चाय बहुत ज़्यादा होती है भारत में, तो असम में ही सबसे पहले चाय के बागान लगे थे। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का भी संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। बिहार में और असम में मंद ढलान वाले ये जो पर्वत और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर, इस तरीके की खेत बनाकर यहाँ पर फसलें की जाती है, ताकि यहाँ पर फसलें उगा दी, यहाँ पर उगा दी, यहाँ पर उगा दी, यहाँ पर उगा दी, इस तरीके से। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है उसमें सागवन, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़, यानी जो वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं उस प्रकार के पेड़ भी देखने को मिलते हैं।
ब्रह्मपुत्र के मैदानी एरियाज में घने बांस के घने झुरमुर भी पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र मैंग्रोव वन से भरा है। ये मैंग्रोव एग्जाम में भी आता है कि मैंग्रोव वन किन एरिया में पाए जाते हैं, डेल्टाई वनों में, जो नदियों का डेल्टा होता है उनमें। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस भी हैं, तो बॉक्सेस कर लेते हैं। आपको सबको पता है बॉक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। हाँ जी, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अलग अलग नाम हैं। कहीं पर भारत में जब ये प्रवेश करती है इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उदाहरण थे, जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में 159 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल का 904, ये आपका पुराना डेटा है। एक्चुअल में अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो बिहार राज्य का 1102 है और पश्चिम बंगाल का 1058 है। तो ये पुराना डाटा है, तो आप इसको अवॉइड करना, इसको मत करना यहाँ से। और नेक्स्ट बॉक्स क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। जूट, बांस और सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें। ये कुछ वर्क एनसीईआरटी स्टूडेंट के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ये आपके बागान हैं असम में, चाय के बागान। तो चाय की पत्तियों को छूटने का काम यहाँ पे चल रहा है, और ये आपका धान की कृषि हो रही है, यानी धान की खेती बाड़ी यहाँ पर की जा रही है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें अनेक प्रकार के वन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। ये आपका एक सींग वाला गैंडा, इसका सिर्फ एक ही सींग होता है। ये मगरमच्छ है। ये आपकी सीढ़ीदार खेती का चित्र है, कैसे सीढ़ियाँ बनाकर खेती की जा रही है। ये साफर झील का चित्र है। ये अंधी डॉल्फिन है। इन सबको हम करेंगे। तो इनमें आपके विभिन्न प्रकार के वन्यजीव होते हैं, हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से सब देखने को मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्रों में बंगाल टाइगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में आपके जलीय जीव भी देखने को मिलते हैं। रोहू, कतला और आपकी ये कुछ मछलियों की प्रजातियां हैं। क्या हैं? मछलियों की प्रजातियां। ठीक है, तो जो रोहू, कतला, हिल्सा, ये सारी मछलियों की प्रजातियां हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार है। विनोद एक मछुआरा है। तो यहाँ पर आगे देखो, एक केस, एक स्टडी की गई है एक केस के बारे में। विनोद एक मछुआरा है और जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक खुशहाल व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव और अन्य के साथ मोन और चाप झील को साफ किया। चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे आपके वैलेनिया है, हाइड्रिला है, ये मछलियों का भोजन बनते हैं। और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ होती हैं, तो इस ज़मीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है वो। खेत की जुताई के लिए उसने भैंसे का उपयोग किया है और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। लोग बहुत संतुष्ट हैं वहाँ के। और नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ भी इन्हें मिल जाती हैं और इन्हें पकड़ के आप आसपास के शहरों में बेच देते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, यहाँ के मत्स्य पालन को कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक है, ये एग्जाम में भी आता है, अंधी डॉल्फिन। अंधी डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि अंधी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, तो ऑप्शन में या तो गंगा मिलेगा या ब्रह्मपुत्र मिलेगा। तो जिसे स्थानीय भाषा के लोग यानी लोकल लैंग्वेज में सुसु भी कहते हैं, अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों का नष्ट कर रही हैं। तो जो पानी स्वच्छ होगा उसी पानी में ये आपकी अंधी डॉल्फिन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आगे, जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसमें आपके काफ़ी बड़े नगर भी हैं, आप सबको पता है। गंगा के किनारे पे जैसे वाराणसी,
बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे हैं, इलाहाबाद है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये सारे आपके यूपी में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पटना है, कोलकाता है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में, पटना बिहार में। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा के किनारे पर स्थित है। शहरों और वहाँ उपस्थित उद्योगों के गंदा पानी नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती जा रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र भी उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय भागों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर भी स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, यानी कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। मैदानी एरियाज में आपको काफ़ी बड़े बड़े हवाई पतन भी देखने को मिल जाते हैं, जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद पर्यटन इस बेसिन की मुख्य महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल और इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, यूपी और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभ्यावन और अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, ऐसे कई दर्शनीय स्थल है जो कि आपकी नदियों की किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर भाई हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भाई, टुकुन क्या है? तो मैंने आपको चित्र भी दिखाया था टुकुन पक्षी का। तो टुकुन क्या है? एक बर्ड है। क्या है भाई? टुकुन एक बर्ड है, तो एक पक्षी है। राइट आंसर रहेगा ए। मेनियोक कहाँ का भोजन है? गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजन। तो अमेजन का बेसिन है मेनियोक। हमने चर्चा भी की थी मेनियोक के बारे में। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ये अभी हमने अभी पढ़ा है आपका, ये रहा कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। तो कोलकाता का राइट आंसर रहेगा हुगली नदी। देवदार और फर किसके प्रकार है? शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष, शुभ। तो राइट आंसर है शंकुधारी वृक्ष। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते? पर्वतों में। तो पर्वतों में तो पाए नहीं जाते। डेल्टाई क्षेत्रों में, अमेजन वन में। तो आपके डेल्टाई क्षेत्रों में अधिकतर बंगाल टाइगर जो देखने को मिल। तो इस प्रकार आप देखते हो कि भाई चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में समझा दिया है, एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करके, और आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में आप मेरे साथ जुड़ सको। और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना। एक साइड में घंटी जैसी होती है, इस घंटी को प्रेस ज़रूर करना। जब इस घंटी को प्रेस करोगे तभी आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचेगा मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीथिंग।